मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सह आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू, आपका हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत है। हमने हमारे पिछले वीडियो के अंतर्गत जो मूल्यांकन सिंबल हैं, किस प्रकार से हम प्रयुक्त करते हैं, लिखते हैं, के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी कड़ी के अंतर्गत जो हमारा बिंदु है कि सिलेक्शन रूल्स फॉर डीडी ट्रांजिशंस, डीडी संक्रमण के लिए वर्ण नियम क्या हैं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसके अंतर्गत कि वे नियम जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण संचालित होते हैं, वर्ण नियम सिलेक्शन रूल कहलाते हैं। ऊर्जा अवशोषण के कारण किसी अणु या परमाणु की अवस्था में परिवर्तन पर नियंत्रण इन नियमों के द्वारा ही होता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए कुछ प्रतिबंध आवश्यक हैं, क्योंकि ये नियम बतलाते हैं कि किसी एक ऊर्जा स्तर से किन किन ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण संभव है तथा किन किन ऊर्जा स्तरों में वर्जित है। इससे स्पेक्ट्रम में बैंड की स्थिति तथा तीव्रता की व्याख्या की जा सकती है। जिन संक्रमणों में वर्ण नियमों की अनुपालना होती है उन्हें हम अनुमत या अलाउड संक्रमण कहते हैं, तथा इन नियमों का उल्लंघन करते हुए जो ऊर्जा स्तरों के मध्य होने वाले स्थानांतरण हैं को हम वर्जित अर्थात फोरबिडन संक्रमण कहते हैं। वर्जित संक्रमणों से तात्पर्य यह कतई नहीं है कि ऐसे संक्रमण असंभव हैं अर्थात हो ही नहीं सकते। इसका अर्थ केवल यह है कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। इसके विपरीत अनुमत अथवा अलाउड संक्रमणों इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों में स्थानांतरण की उच्च प्रायिकता परिलक्षित होती है। संक्रमण धातुओं के संकुलों के अवशोषण बैंडों की निम्न तीव्रता इन डीडी संक्रमणों के कारण होती है जो वर्ण नियमों के द्वारा वर्जित हैं। बैंड की स्थिति तथा ऊर्जा स्तरों के अवशोषण स्तरों के मध्य अंतर पर निर्भर करती है। रंगीन विलयन के स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रमी प्रकाश मापी द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक वर्णी प्रकाश पुंज को विलयन और प्रकाश वैद्युत सेल से प्रभावित करते हैं। विशेष आवृत्ति पर तरंग दैर्ध्य पर अवशोषित प्रकाश की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। संपूर्ण आवर्ती प्रकाश को स्कैन कर लेते हैं तथा अवशोषणांक एब्जॉर्बेंस को ग्राफ के रूप में रिकॉर्डर के द्वारा रिकॉर्ड कर लेते हैं। माना I0 मूल प्रकाश पुंज की तीव्रता और I विलयन में से प्रभावित करने के बाद की तीव्रता है, तो log I0/I बराबर A मीन्स एब्जॉर्बेंस अवशोषणांक। मोलर अवशोषणांक निम्न व्यंजक एप्सिलॉन्स विल बी इक्वल टू A/CL जहाँ पर द्वारा ज्ञात कर लेते हैं, जहाँ पर C विलयन की सांद्रता है मोल प्रति लीटर में तथा L जो है वो पथ की लंबाई है सेंटीमीटर में। डीडी संक्रमण के लिए जो वर्ण नियम हैं वो निम्न प्रकार से होते हैं। दो इसके लिए वर्ण नियम है। वो नियम है हमारे यहाँ पर कि स्पिन सिलेक्शन रूल, पहला जो नियम है हमारा वो है स्पिन सिलेक्शन रूल, चक्रण वर्ण नियम, और दूसरा जो नियम है वो है लापोर्ट ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल। तो पहला नियम हमारा क्या है के बारे में हम अध्ययन करते हैं। बिल्कुल सिंपल है ये कि इस नियम के अनुसार केवल वे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण अनुमत हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इनमें वे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण अनुमत हैं, अलाउड हैं, जिनमें
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है, अर्थात ऊर्जा स्तरों के बीच इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के समय इलेक्ट्रॉन अपने चक्रण में परिवर्तन नहीं करता है। एक अनुमत संक्रमण के लिए चक्रण क्वांटम संख्या कैपिटल S के मान में स्थानांतरण से पूर्व तथा स्थानांतरण के बाद में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात डेल्टा S बराबर 0 होगा। डेल्टा S बराबर 0 होगा। डेल्टा S बराबर 0 का मतलब है जो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण है वो संक्रमण से पहले और संक्रमण के बाद में उनके स्पिन के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये जो संक्रमण होगा वो होगा आपका अलाउड संक्रमण। और यदि डेल्टा S विल बी नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं आता है, इसका मतलब ये जो संक्रमण होगा वो होगा हमारा फोरबिडन की श्रेणी के अंतर्गत ये संक्रमण आएगा। तो पहला जो था हमारा स्पिन सिलेक्शन रूल, बिल्कुल सिंपल है कि स्पिन सिलेक्शन रूल। दूसरा जो है हमारा लापोर्ट ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल, लापोर्ट कक्षक वर्ण नियम। तो पहला नियम हमारा क्या था? पहला नियम था स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल के आधार पर हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण है, स्पिन का मान है, वो संक्रमण से पहले और संक्रमण के बाद में कोई परिवर्तन नहीं आता है, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर रहती है। तो इसको हमने इस प्रकार से लिखा कि डेल्टा S बराबर 0, तो ये संक्रमण आपका अलाउड की श्रेणी में आएगा। और यदि डेल्टा S बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो संक्रमण होगा वो हमारा फोरबिडन की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पर अलाउड और फोरबिडन दो हमने लिखे हैं। तो देखिए, इसको हम इस प्रकार से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस प्रकार से कि स्पिन के मान की बात करते हैं अपन कि सपोज करें अपने पास में 2 इलेक्ट्रॉन जो इस प्रकार से हैं, और उसके बाद में संक्रमण के बाद में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, आप एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के दूसरे में चला गया, तो यहाँ पर ये होगी स्थिति। तो यहाँ पर जो S है, कैपिटल S बराबर ये 0 है और यहाँ पर 1 है, अर्थात यहाँ पर जो मल्टीप्लिसिटी जो होगी वो होगी आपकी 0 रखेंगे तो सिंगलेट, और यहाँ पर आ गई आपकी ट्रिपलेट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ट्रांजिशन स्पिन सिलेक्शन रूल के आधार पर इस प्रकार का संक्रमण जिसके अंदर स्थानांतरण से पहले सिंगलेट अवस्था है और स्थानांतरण के बाद में इलेक्ट्रॉन जो है अपने स्पिन के मान में परिवर्तन कर लेता है, वो ट्रिपलेट अवस्था में आ जाती है। तो ये जो संक्रमण होगा वो इस स्पिन सिलेक्शन रूल के आधार पर वर्जित की श्रेणी में आएगा। तो जो अलाउड आपके ट्रांजिशंस होंगे वो कौन से होंगे? बिल्कुल, जिसमें अवस्था में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात सिंगलेट टू सिंगलेट, सिंगलेट से सिंगलेट, डबलेट टू डबलेट, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट, ये जो संक्रमण है वे सारे के सारे संक्रमण अलाउड की श्रेणी में आते हैं, अर्थात ये आपके अलाउड संक्रमण होंगे। लेकिन यदि इस प्रकार से पाया जाता है सिंगलेट टू डबलेट या डबलेट टू ट्रिपलेट या सिंगलेट टू ट्रिपलेट, तो इस प्रकार के संक्रमण में चूंकि स्पिन के मान में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था के मान में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात ये जो होंगे वो आपके फोरबिडन की श्रेणी में आएंगे।
कि सिंगलेट से सिंगलेट है, डबलेट से डबलेट है, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट है, जिसमें स्पिन का मान यानी कि डेल्टा एस बराबर 0 है, वे अलाउड की श्रेणी में आएंगे। और जिनमें सिंगलेट टू डबलेट या डबलेट टू ट्रिपलेट, सिंगलेट टू ट्रिपलेट ये अवस्था है, अर्थात डेल्टा एस नॉट इक्वल टू 0 है, तो वे आपके फोरबिडन की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। और इसके लिए बिल्कुल एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि जो D2 विन्यास था, D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास में जो टर्म सिंबल हमने निकाले थे वो था हमारे पास में 3F 3P और उसके बाद में 1D 1G 1D 1G 1D एंड 1S। ये हमने जो है टर्म सिंबल निकाले थे, पॉसिबल टर्म सिंबल निकाले थे फॉर D2 कॉन्फ़िगरेशन। D2 विन्यास के लिए हमने जो टर्म सिंबल निकाले थे संभव, वो थे हमारे 3F 3P 1G 1D। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन से जो संक्रमण होंगे वे अलाउड होंगे, कौन से आपके फॉरबिडन की श्रेणी में आते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है कि 3F 2 3P ये जो संक्रमण होंगे आपके, वे आपके स्पिन सिलेक्शन रूल के आधार पर क्या होंगे, अलाउड होंगे। अकॉर्डिंग टू स्पिन सिलेक्शन रूल 3F से 3P में यदि जा रहा है तो उसके बाद में 1G से 1D या 1G से 1S या 1D से 1S, ये जो अवस्था है ये भी आपकी अलाउड की श्रेणी में होगी, क्योंकि इसमें भी स्पिन के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन 3F से 1G 3P से 1G ये भी आपका यहाँ ऊपर अवस्था का परिवर्तन है, इसलिए 3F से 1S या 3P से 1S ये जो होंगे आपके वे फोरबिडन की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे कि इस प्रकार का संक्रमण संभव नहीं होगा इस स्पिन सिलेक्शन रूल के आधार पर। उसके बाद में आप अगला बिंदु देखिए कि ये जो है आपका कि ये जो आर्गल का जो आरेख है, ऑर्गल डायग्राम का आधार है, जिसमें हम केवल उन ऊर्जा पदों को सम्मिलित करते हैं जिनकी बहुकता निम्नतम अवस्था के समान होती है। अर्थात अगर हम ऑर्गल डायग्राम बनाते हैं तो उस ऑर्गल डायग्राम के अंतर्गत हम केवल उन ऊर्जा पदों को चित्रित करते हैं जिनकी बहुकता ग्राउंड स्टेट जो आद अवस्था है के समान होती है, केवल हम उनको चित्रित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अगर अष्टफलकीय हमारे पास में कोई क्षेत्र है तो उसका D जो पद है वो दो भागों में विभाजित होता है। ऑक्टाहेड्रल हमारे पास में कोई ऑक्टाहेड्रल क्षेत्र है तो उसका जो D पद था वो दो भागों में डिवाइड होता है। और इसके लिए जो D1 कॉन्फ़िगरेशन था, सपोज करें अपने पास में D1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसके लिए हमने D1 के लिए जो टर्म सिंबल निकाला था वो था हमारा 2D। तो ये जो 2D टर्म होगा वो हमारा दो भागों में डिवाइड होगा। ऑक्टाहेड्रल केस है तो ऑक्टाहेड्रल केस के अंतर्गत ये बन जाएगा 2T2G एंड 2EG। यदि यही चीज़ आप टेट्राहेड्रल के अंदर लेंगे तो टेट्राहेड्रल में ये जो 2D है उसका जो विभाजन होगा वो दो भागों में होगा और ये हो जाएगा 2E से 2T2। तो ट्रांजिशंस अगर अपन लिखेंगे तो यहाँ क्योंकि DD संक्रमण था, कौन सा होगा, इसमें होगा 2T2G से ट्रांजिशन होगा 2EG में, और इसमें होगा आपका 2E से संक्रमण होगा 2T2। तो इस प्रकार से ये इसकी ऑर्गल जो डायग्राम होगा वो हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो आपके D2 कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए यदि हम ऑर्गल डायग्राम बनाते हैं तो उस
ऑर्गल अवस्था चित्र के अंतर्गत D2 के लिए, क्योंकि हमारे पास में जो आद अवस्था है वो कौन सी थी, 3F एंड 3P। तो 3F और 3P को ही हम यहाँ चित्रित करेंगे, 1G 1D 1S, क्योंकि आद अवस्था क्या है, 3P। तो आर्गल जो अवस्था चित्र है उसके अंदर केवल हम उन अवस्थाओं को, ऊर्जा पदों को चित्रित करते हैं जिसकी बहुकता इसके समान हो। तो ये यहाँ 3F है तो 3P के केवल हम उसको चित्रित करेंगे। तो कौन कौन से थे, 3 जो F था, जैसा कि D2 कॉन्फ़िगरेशन था आपका, सॉरी हाँ D2 कॉन्फ़िगरेशन है। इस D2 कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत हमारा जो 3F टर्म हमें प्राप्त हुआ, ये आपका डिवाइड हुआ 3 पदों के अंतर्गत। 3 पद कौन से थे, T3 T1G, 3 T2G एंड 3 A2G। ये हमारे को, क्योंकि अष्टफल के क्षेत्र है तो उसके अंतर्गत ये इस प्रकार से डिवाइड होते हैं। और एक था आपका 3P, और ये जो 3P था वो था 3T1G। इस प्रकार से हमें ये जो पद संकेतांक थे ये इसके अंतर्गत प्राप्त हुए। तो अब इसके बाद जो संक्रमण है, पॉसिबल संक्रमण, अकॉर्डिंग टू दिस स्पिन सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल के आधार पर हम बता सकते हैं कि संक्रमण इसमें सब में, यहाँ से यहाँ संक्रमण हो सकता है, इसमें हो सकता है, इससे यहाँ जा सकता है, फिर उसके बाद ये इसमें जा सकता है और इसमें जा सकता है, इसके बाद ये इसमें जा सकता है। तो पॉसिबल जो ट्रांजिशंस हुए 3T1G से 3T2G में, 3T1G से जो संक्रमण हुआ वो 3A2G में, और 3T1G से फिर आ गया 3T1G, और इसको इस प्रकार से ब्रैकेट में P और लिखते हैं क्योंकि दोनों में अंतर करने के लिए। फिर उसके बाद 3T2G से 3A2G, 3T2G से T1GP, और लास्ट में 3A2G से 3T1GP। तो इस प्रकार से ये जितने भी संक्रमण होंगे वे आपके अलाउड की श्रेणी में आएंगे। और आर्गल जो अवस्था चित्र है उसका यही एक आधार है कि हम केवल उन्हीं ऊर्जा पदों को चित्रित करते हैं जो कि आद अवस्था के समान रखते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला बिंदु होगा वो होगा कि लापोर्ट ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल। तो दोनों में जो बेसिक अंतर है वो यहाँ समझ लें कि जो कक्षक वर्ण नियम है उसके अनुसार कि डेल्टा L विल बी नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा L विल बी इक्वल टू 0, सेकंड जो है। तो ये अगर है तब तो आपका होगा अलाउड की अगी, और ये है आपका फोरबिडन। यदि संक्रमण से पहले और संक्रमण के बाद इस डेल्टा L के मान में परिवर्तन आता है तो आपका अलाउड कहलाएगा संक्रमण, और यदि परिवर्तन नहीं आता है तो फॉरबिडन की श्रेणी में आएगा। ये हम हमारे अगले वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे इस बात का। धन्यवाद। आप पढ़ते रहें, किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो निश्चित रूप से पूछें।